जय हिंद। चलिए रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर नंबर हम 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आप टॉपिक लगाएंगे। ठीक, तो टॉपिक लगाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, और यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी कृपया आप जाकर देख लें। तो आप टॉपिक लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। आप इंग्लिश में लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग to rate of chemical reaction, तो एक बार हम आपको समराइज करवा दें कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एक बार फिर से क्या होती है समझ लीजिए। तो आपकी जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियोज में कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ या तो आपस में मिलता है, या एक ही पदार्थ टूटता है, या किसी भी अन्य तरीके से नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी किसमें होता क्या है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता रहता है। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जैसे आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन को हमने मिला दिया तो आपका बन सकता है या तो आपका H2O2 बनेगा, अथवा आपका H2O बनेगा, या हो सकता है कोई नया पदार्थ बने। तो ओवरऑल ये जो प्रक्रिया हुई यहाँ पर, इस प्रक्रिया को आपने क्या कहा? ये प्रक्रिया जो हुई इसे आपने नाम दिया अभिक्रिया। ठीक, क्या नाम दिया? अभिक्रिया। ठीक, क्योंकि तत्वों की वजह से हो रहा है तो इसको आपने क्या कहा? रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये सब क्या है? रसायन है। और हमने क्या बताया था कि इस एरो के इधर है, यानी एरो के तीर के आपके लेफ्ट साइड में ये जो पदार्थ लिए जाते हैं इसे आप क्या कहते हैं? अभिकर्मक कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अभिकर्मक। तो इसको क्या कहते हैं आप? उत्पाद कहते हैं। तो बस आपको यही देखना है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इसकी दर को प्रभावित करते हैं। दर को प्रभावित करने का मतलब यह है कि किसकी वजह से अभिक्रिया स्लो होगा, यानी मंद होगा, किसकी वजह से अभिक्रिया तेज होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि इसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। ठीक, एक है राम और दूसरे हैं श्याम। सपोज करिए कि इनके बीच कोई प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया का हम नाम दे सकते हैं, मान लीजिए झगड़ा हो रही है। ठीक, जब झगड़ा होगा तो श्योर है, यानी क्या हो रहा है? विवाद हो रहा है। आप कह सकते हैं विवाद हो रहा है, विवाद। तो श्योर है कि इनका हाथ पैर टूटेगा या कोई अन्य रीजन हो सकता है। ठीक, मतलब कोई अन्य रीजन आ सकता है, जैसे हाथ पैर टूट सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है। उसमें आपको ये देखना है कि ये जो झगड़ा है, विवाद हो रहा है, किस किस की वजह से हो रहा है, या कैसे तेज हो सकता है, या कभी कभी क्या होता है कि बंद हो जाता है। तो मतलब आपको यही देखना है कि ये प्रक्रिया इसमें, यानी आप इसको झगड़े से लेकर के समझ सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। तो यह मुख्यतः आपका, ठीक, अब लिखेंगे आप हेडिंग में कि यह मुख्यतः निम्न कारकों पर निर्भर करता है, अब कारक और कौन से हैं तो एक बार आप लगा लीजिए सबको। सबसे पहला क्या है आपका? अभिकर्मक अणुओं का, अभिकर्मक अथवा अभिकारक की सांद्रता, ठीक, की सांद्रता। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में सांद्रता कहने का मतलब होता है
इसकी मात्रा यानी कि जो आपने अभिकर्मक लिया है उसकी मात्रा कितनी है, यानी कम है कि अधिक है। तो देखिए, जब कोई अपक्रिया होती है तो मुख्यतः यही होता है, तो उसके लिए एक थ्योरी आती है, ठीक। उस थ्योरी को नाम दिया गया है टक्कर, ठीक, टक्कर सिद्धांत। आगे हम इसको भी पढ़ेंगे, और इंग्लिश में कहते हैं कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, ठीक। टक्कर सिद्धांत यह कहता है कि अभिकर्मक के मध्य, यानी जो अभिकर्मक का पदार्थ लिए हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, ये जो आप लिए हैं, इनके मध्य जितना ही अधिक टक्कर होगा, और टक्कर कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। प्रभावी कहने का मतलब यह है कि ऐसा टक्कर होना चाहिए जिससे कि उत्पाद बने। तो जितना ही अधिक इनके बीच टक्कर होगा उतना ही अधिक मात्रा में उत्पाद बनेगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि अभिकर्मक अथवा अभिकारक की सांद्रता जितने अधिक होगी, यानी अभिकर्मक अथवा अभिकारक की सांद्रता यानी मात्रा जितने ही अधिक होगी, टक्करों की संख्या उतनी ही अधिक होगी, और टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, तो मान लीजिए इधर 10 व्यक्ति हैं और इधर क्या है, 10 व्यक्ति हैं। जब 10-10 व्यक्ति हैं तो क्या होगा, ये भी एक्साइट होंगे, यानी एकदम इनको भी लगेगा कि ये पावरफुल है और इनको भी लगेगा कि पावरफुल है, और दोनों झगड़ा कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता कि झगड़ा करने के लिए इधर 10 व्यक्ति हों और जो बगल वाले साइड में हो इधर 5 ही हों, तो इस 5 वाले व्यक्ति जिधर 5 हैं, इनके दिमाग में यहाँ तक आ सकता था कि ये लोग अधिक हैं, और हो सकता था कि ये डर जाएं और झगड़ा ना करें। मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके अभिकर्मक बढ़ेंगे, अभिकर्मक बढ़ने का मतलब क्या है कि जो आपके पदार्थ है इनकी संख्या, यानी अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या बढ़ रही है। जब परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी तो इनके बीच टक्करों की संख्या बढ़ेगी, यानी टक्कर अधिक होंगे। जब टक्कर अधिक होंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार, कौन सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत, इसके अनुसार, ठीक, अभिकर्मक अथवा अभिकर्मक अथवा अभिकारक की सांद्रता, ठीक, तो आप लिखेंगे इसमें अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि के साथ प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, फलस्वरूप, या लिखेंगे आप जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, ठीक। क्या लिखे आप, अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि के साथ प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, यानी कि उत्पाद बहुत ही जल्दी बनेगा। अब इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, प्रभावी टक्कर। क्या देख रहे हैं, प्रभावी टक्कर। तो समझते हैं ये क्या होता है, प्रभावी टक्कर। जैसे देखिए, दो व्यक्ति हैं, ठीक, एक व्यक्ति आपका ए है, दूसरा क्या है, बी है। अब अगर ए जो वाला व्यक्ति है, इनके बीच टक्कर हो रहा है, जैसे ए है, मान लीजिए बी अपना इस तरफ जा रहा है, ठीक, और ए क्या करे, ए भी इसे जाके पीछे टकरा जाए, तो हो सकता है कि बी के दिमाग में ये आए कि चलो ठीक है, गलती टकरा गया होगा, झगड़ा ना करे, ठीक। तो ये टक्कर आपका प्रभावी टक्कर नहीं कहलाएगा। लेकिन ऐसा टक्कर हो कि ए इसी तरफ जा रहा हो और बी भी इसी तरफ आ रहा हो, तो इनके भी जब टक्कर होगा, फिर इस टक्कर को आप क्या कहेंगे, प्रभावी टक्कर। मतलब कहने का मतलब ये है कि ओरिएंटेशन, यानी कि जो टक्कर हो रहा हो या उसकी जो दिशा हो वो समान होने, मतलब विपरीत होनी चाहिए। ये इधर से जा रहा तो ये इधर से आए। या कहने का मतलब ये है कि जब इनके बीच टक्कर ऐसा हो जिससे कि उत्पाद बने, हम ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि जिससे कि उत्पाद बनने की संभावना बढ़ जाए। अगर आप झगड़े को लेकर समझते हैं तो जैसे ये हो कि दो व्यक्ति इस तरह टकराए जिससे उनके बीच झगड़े की संभावना बढ़ जाए।
झगड़े की संभावना बढ़ेगी तो श्योर है कि अगर ये बाइक या किसी अन्य व्हीकल से जा रहे हैं तो उसके टूटने फूटने की, अर्थात वह चीज टूट फूट कर दूसरे पदार्थों में या दूसरे रूप में बदल सकता है। ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? प्रभावी टक्कर। प्रभावी टक्कर मतलब जिससे उत्पाद बनने की संभावना बढ़े। तो आपने क्या देखा कि अगर सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो इसका आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। कर लीजिए। चलिए, तो अगला टॉपिक बनाते हैं, दूसरा आपका ताप। ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे टेम्परेचर। तो तापमान आप लिखेंगे इसमें, तापमान में वृद्धि के साथ, ठीक, तापमान में या ताप में वृद्धि के साथ अभिकर्मक के प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। अर्थात जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे अभिक्रिया की दर बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये किसके लिए बताया जा रहा है? ठोस पदार्थों के लिए। किसके लिए है? ठोस अथवा द्रव के लिए। मतलब ताप बढ़ाने का मतलब इतना भी मत बढ़ा दीजिएगा कि जो द्रव है आपका वो गैस में बदल जाए। अगर कोई द्रव पदार्थ है वो गैस में बदल जाएगा तो फिर उसकी जो सांद्रता है वो कम हो जाएगी। जब सांद्रता कम हो जाएगी तो जो कण हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो बहुत दूर दूर हो जाएंगे। जब दूर दूर हो जाएंगे तो भी अभिक्रिया बहुत तेजी से नहीं होगी। ठीक, तो लिमिटेड में होना चाहिए, यानी इसकी निश्चित सीमा होनी चाहिए। तो निश्चित सीमा में, ठीक, या आप कह सकते हैं निश्चित ताप में, ठीक, निश्चित ताप में वृद्धि के साथ अभिकर्मक के प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि होती है। अतः अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर आप चीनी और पानी लिए हैं, ठीक, चीनी पानी लिए हैं, तो इसको किसी बर्तन में रखे हैं, आप इसको हल्का सा हीट कर देते हैं तो होता क्या है कि इनकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो थोड़ा बढ़ जाती है। जब ऊर्जा बढ़ जाती है तो ये बहुत तेजी से डिजॉल्व हो जाते हैं और अंततः आपका शरबत का निर्माण कर देते हैं। फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप भोजन पका रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? भोजन पका रहे हैं। ठीक, तो अगर ये जो भोजन है आपका, आप वैसे ही धूप में ले जाकर रख दीजिए। किसमें? धूप में, तो भी पकेगा। लेकिन ये नहीं आप कह सकते हैं कि आपका 2 घंटे में पकेगा, कि 4 या 10 या पूरा दिन लग जाएगा। ये आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर इसी को आप गैस पे या चूल्हे पर, यानी कि आप किसी भी तरीके से, अन्य तरीके से इसका ताप आप बढ़ा दें तो आप देखते हैं कि आधे घंटे या 10 मिनट या 20 मिनट में आप खाना पका लेते हैं। अर्थात जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, ताप में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। तो ये आपका दूसरा फैक्ट था। तीसरा फैक्ट आप लगाएंगे उत्प्रेरक। ठीक, तीसरा क्या लिखेंगे? उत्प्रेरक। ठीक, उत्प्रेरक इंग्लिश में कैटालिस्ट। तो पहले हम ये समझते हैं कि उत्प्रेरक होता क्या है। सबसे पहले क्या समझते हैं? उत्प्रेरक होता क्या है। तो यह आपका
उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है, आप इसको परिभाषित करेंगे तो लिखेंगे उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है अथवा घटा देता है, बढ़ा देता है अथवा घटा देता है। तो यह आपका होता है दो प्रकार का, ठीक, क्या होता है, दो प्रकार का, एक होता है धनात्मक, ठीक, धनात्मक, और दूसरा होता है ऋणात्मक। दूसरा क्या होता है, ऋणात्मक। धनात्मक उत्प्रेरक वह उत्प्रेरक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ठीक। लेकिन ध्यान रहे, जब इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका जो सही तरीका है या जिसको हम परिभाषित करेंगे अच्छे से, तो आप कहेंगे उत्प्रेरक वह पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं अथवा घटा देते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यानी कि उत्पाद के फॉर्मेशन में, ठीक, वह अपना कोई रोल नहीं निभाते हैं। रोल इतना निभाएंगे कि वह या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर ए और बी हैं, ठीक, ए और बी हैं, ये दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं या ऐसे ही खड़े हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए और इनकी ए की बात को जाके बी से कहे, जैसे मान लीजिए ए ने इसको अपशब्द कहा और यह दो बात बोला, ठीक। तो जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे ए है, ठीक, अब बीच में कोई क्या है, एक व्यक्ति है, या मान लीजिए आप, ये क्या है, एक नया व्यक्ति है, ठीक। इसने क्या किया, ए ने बी को कुछ कहा, कुछ अपशब्द बोला, मान लीजिए इसने दो बात बोला, इसको कोई दो अपशब्द, तो ये क्या करे, ये अपने पास से या अपने पास से जोड़ करके या कुछ ऐसा कहे, इसको जाके तीन बात या चार बात सुना दे। मतलब इसने कुछ कम कहा, इसने जाके इससे ज्यादा कह दिया, फिर ये क्या कहे, तो इसको जब कोई कहेगा बी को, तो बी इसका रिप्लाई देगा, जवाब देगा, तो बी इसको मान लीजिए चार बात बोला, ठीक। तो ये क्या करे, ये अपने पास से दो जोड़ दे और इसको कितना सुना दे, 6। तो श्योर है कि इनकी जो झगड़ा करने की दर वो बढ़ जाएगी। तो इस सिचुएशन में ऐसा उत्प्रेरक जो कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, ठीक, अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, उसे आप क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और अगर ये ऐसा करे कि जो ए व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति ए है, ये इससे कुछ कहे, ठीक, इससे कुछ कहे, और मान लीजिए इसने दो बात कहा, लेकिन ये जाकर क्या कहे, एक बात कह दे, एक बी से कितना कहे, कोई एक बात कहे, और बी जब एक सुनेगा कहेगा अच्छा चलो छोड़ो, झगड़ा नहीं करना है, ठीक। तो ये क्या करे, एक बात का जवाब दे, और इससे जब ये जो बात दोबारा जाके कहे तो कुछ ना कहे, तो क्या संभव है कि झगड़ा होगा, नहीं। मतलब ये है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि झगड़े में चुगलखोर होते हैं ना, तो बस वही, तो जो चुगलखोर होते हैं क्या है, उत्प्रेरक हैं, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है कि वो बढ़ा दे, चुगलखोर होगा तो श्योर बढ़ाएगा, लेकिन अगर पुलिस वाला है तो क्या करेगा, घटा देगा। तो ये आप समझ सकते हैं कि ऋणात्मक वाला क्या है, पुलिस वाला है जो कि शांत करवाएगा, और ये क्या है, आप कहेंगे चुगलखोर है, ये क्या है, चुगलखोर है जो खाली झगड़ा बजाएगा, ठीक। तो यानी उत्प्रेरक क्या है, यह वह पदार्थ होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, लेकिन उसमें कोई पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि उत्पाद में कोई भी निर्माण नहीं लेता। जो ही अभिक्रिया पूर्ण होने वाली होगी वह निकल लेगा। जैसे जब झगड़ा होता है तो जो व्यक्ति चुगलखोर होता है ये खाली झगड़ा बजा के बीच से गायब हो जाता है, लास्ट तक वहां प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्यों नहीं प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि कुटा जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक। तो आप समझ लिए हैं, तो आप लिखेंगे उत्प्रेरक में उपस्थिति के साथ, यहाँ कौन सा उत्प्रेरक की बात हो रही है, धनात्मक यानी पॉजिटिव वाले की, ठीक, किसकी, पॉजिटिव की, पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव। आप लिखेंगे इसको धनात्मक अथवा धनात्मक, ठीक, धनात्मक। तो धनात्मक उत्प्रेरक में वृद्धि के साथ लिखेंगे उत्प्रेरक में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, यानी जितना ही ज्यादा आप उत्प्रेरक मिलाएंगे उतना ही अधिक अभिक्रिया की दर बढ़ती है, ठीक। फिर आप अगला टॉपिक लगाइए, ठीक। अगला देखते हैं, चौथा जो आपका टॉपिक है, ठीक,
और इसको हाँ एक चीज और देख लेते हैं इसे में, ठीक, वो इसी का ही टॉपिक है। देखिए बढ़ाता कैसे उत्प्रेरक, ठीक, उत्प्रेरक जो है क्रिया की तरफ बढ़ाता कैसे, इसको ऐसे समझिए दूसरे वे में, ठीक। जैसे मान लीजिए होता क्या है, मान लीजिए आपको इसी रास्ते से जाना है, ये आपका एक पुलिया है, ठीक है ना, ये क्या है आपकी पुलिया है। आप यहाँ हैं, ये कहाँ है आप, ये है ए, और ये क्या है बी है। ए को बी तक जाना है, बी मतलब क्या है उत्पाद है, ठीक। तो इस ए को पहले पुलिया पे चढ़ना पड़ेगा, इस ए को पहले पुलिया पे चढ़ना पड़ेगा। तो इस पुलिया पे चढ़ने के लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए, तो इसके पास कुछ ऊर्जा तो होगा, तो इसको ऊर्जा चाहिए यहाँ पे चढ़ने के लिए। जब इसको ऊर्जा चाहिए यहाँ पे चढ़ने के लिए, फिर ये क्या करेगा, कहीं बाहर से ऊर्जा लेगा। जो ऊर्जा कौन दे रहा था, उत्प्रेरक दे रहा था। जो ऊर्जा कौन दे रहा था, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक क्या करता है, इसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है, और वह ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। इसको किसी नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से लिखवा देंगे, ठीक। क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा। उत्प्रेरक क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से। तो जो उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, यह सक्रिय ऊर्जा का मान क्या करता है, घटा देता है, ठीक है। क्या करता है, घटा देता है। जब सक्रिय ऊर्जा का मान घटा देगा, फिर इसके उत्पाद में बदलने की प्रवृत्ति या जो दर है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे जब आप जाएंगे तो मान लीजिए आपको अकेले से जाने में समय लगेगा, और पीछे से कोई आपको धक्का दे दे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। पीछे से आपको क्या कर दे, कोई धक्का दे दे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पर। और जो ही आप यहाँ से पहुंचे, फिर आपको तो उत्पाद में कन्वर्ट ही होना है, ठीक। कि आप जानते हैं कि जितना ही तेजी से अभिकर्मक की सांद्रता घटेगी, उतना ही तेजी से उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। यानी कि इसकी मात्रा जैसे जैसे घटेगी, वैसे वैसे क्या होगा, बढ़ेगा। तो फिर चलिए अगला टॉपिक बनाते हैं, ठीक। अगला क्या है आपका, अगला है आपका अलग है आपका प्रकाश। प्रकाश, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। जो क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करके अपनी ऊर्जा को इंक्रीज कर लेते हैं। अवशोषित करके अपनी ऊर्जा को इंक्रीज कर लेते हैं, और अभिक्रिया की दर में वृद्धि होने लगती है, या क्रिया की दर फलस्वरूप बढ़ जाती है, ठीक। तो इसको पहले थोड़ा सा हम समझते हैं ग्राफिकली, ठीक। ग्राफिकली यहाँ पे आपको जो छोटा सा टॉपिक है उसको समझ लीजिए। टॉपिक क्या है आपका, देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी, ठीक। देहली ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रिय ऊर्जा, ठीक। इन सबको किसी सेपरेट वीडियो में बता देंगे, ठीक, परिभाषा के साथ। तो देखिए अभी हमने जो बताया था, ठीक, कि ये आपका क्या है, ये एक पुलिया है, यानी आप कह सकते हैं क्या है, बैरियर है। ये क्या है, बैरियर है। तो जो देहली ऊर्जा होती है, इसकी परिभाषा सुन लीजिए। ये किसी भी अभिकर्मक की, ठीक, या किसी अभिक्रिया में किसी अभिकर्मक की वह न्यूनतम या वह कम से कम ऊर्जा होती है जो कि इस अभिक्रिया के होने के लिए आवश्यक होती है। यानी किसी अभिक्रिया के लिए, ठीक, अभिकर्मक की वह न्यूनतम ऊर्जा, ठीक, जो कि अभिकर्मक के लिए आवश्यक होती है, जिससे कि वह उत्पाद में बदल सके या अभिक्रिया कर सके, वह आपकी क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा कहलाती है, ठीक। फिर अब तो हमने फिर और क्या यहाँ पे हमें बताया, दूसरा लिखा हमने सक्रिय ऊर्जा। क्या लिखा, सक्रिय ऊर्जा। इसको भी सुन लीजिए। तो सक्रिय ऊर्जा आपकी किसी भी प्रक्रिया के लिए, ठीक, अभिकर्मक की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है, अभिकर्मक की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जिसको प्राप्त करने के बाद उस अभिक्रिया की ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है।
उस अभिक्रिया की ऊर्जा दहली ऊर्जा के बराबर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये निश्चित हो जाए कि आपका एक पदार्थ ए जो है यह बी में तभी बदलेगा जब इसके पास 50 किलो कैलोरी या 50 कैलोरी, ठीक, 50 KCl, ठीक, ऊर्जा या 50 किलो कैलोरी परमोल ऊर्जा हो जाए, ठीक, इसमें व्यक्त किया जाता है, या 50 किलो कैलोरी ऊर्जा हो जाए, यानी एक मोल पदार्थ के लिए, या ऐसे रहने दीजिए, ठीक, या आप कह सकते हैं कि यह ए तभी बी में बदलेगा जब इसके पास 50 किलो कैलोरी ऊर्जा होगी। तो देखिए यहाँ तो फिक्स है कि 50 किलो कैलोरी ऊर्जा हो गई। तो जो ए पदार्थ है, जो यह ए पदार्थ है, तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ऊर्जा होगा, जिसको आप क्या कहते हैं फिजिक्स में, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तब मान लीजिए इसके पास अगर देखिए अगर ये यहाँ पर है यानी 0 पे है, तब तो इसको 50 किलो कैलोरी ऊर्जा चाहिए बी में बदलने के लिए। तब जो आपका सक्रिय ऊर्जा होगा वो कितना होगा, 50 KCl होगा। कितना होगा, 50 किलो कैलोरी। लेकिन अगर इसके पास ए के पास कुछ ऊर्जा पहले से है, यानी ये जो पदार्थ हो कहाँ है, कुछ इस जगह पे है, इसके पास कुछ पहले से, मान लीजिए इसके पास 10 किलो कैलोरी है, 10 KCl, ठीक, 10 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो अब इसको 50 बनने के लिए कितना चाहिए, 10 पहले से है और 40 और मिल जाए, कितना हो जाएगा, 50। यानी अब इसकी ऊर्जा कितनी कम है, खाली 40 कम है। जब 40 कम है तो अब जो सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी वो कितने कहलाएगी, 40। कितने कहलाएगी, 40। तो आप देख रहे हैं कि जो सक्रिय ऊर्जा है, ठीक, सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, ठीक, ये क्या है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके दहली ऊर्जा के। किसके, दहली ऊर्जा के, दहली ऊर्जा के। अब माइनस इसके बाद जितनी ऊर्जा इसके बाद बची, ठीक, यानी दहली ऊर्जा माइनस, ठीक, बची ऊर्जा। जैसे जब ये यहां से यहां जाएगा तो इसने कुछ क्या किया, ऊर्जा को ऑब्जर्व किया। इसने क्या किया, कुछ ऑब्जर्व किया। जब इस बार जाएगा तो जो दहली ऊर्जा थी उसको घटा दीजिए, ठीक, तो कुछ पता चल जाएगा कितना बचा हुआ था। तो आपकी क्या कहलाएगी, दहली ऊर्जा कहलाएगी, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। लिख लीजिए, सॉरी, ये जो सक्रिय ऊर्जा होती है, दहली ऊर्जा माइनस, हमने उल्टा लिखा थोड़ा, दहली ऊर्जा माइनस टक्कर से पूर्व की ऊर्जा, टक्कर से पूर्व की ऊर्जा, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने क्या लिखा था, एग्जाम्पल हमने कितना लिखा, दहली ऊर्जा कितनी है, मान लीजिए 50 है, टक्कर से पूर्व कितनी ऊर्जा थी, 10 थी, तो कितना हो जाएगा आपका 40। यानी कि जो दहली ऊर्जा होती है किसके बराबर, सॉरी, जो सक्रिय ऊर्जा होती है किसके बराबर होती है, जो दहली ऊर्जा है, ठीक, यानी बैरियर की ऊर्जा, माइनस जो इसके पास पहले था, किसके पास, अभिकर्मक के पास। यानी कि आप बैरियर वाले में से इसको घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कितना है। हालांकि इसको हम अलग एक सेपरेट वीडियो में दहली ऊर्जा को तथा सक्रिय ऊर्जा को अच्छे से परिभाषित करके लिखवा देंगे, ठीक। तो आगे चलते हैं, ठीक, आप अगला टॉपिक बनाएंगे। ठीक, अगला क्या है आपका, दाब, क्वेश्चन में प्रेशर, ठीक। तो ये देखा जाता है मुख्यतः गैसीय अवस्था के लिए, यानी कि जब आपके अभिकर्मक किसमें हो, गैसियस में हो, तो दाब में वृद्धि के साथ, ठीक, यानी जैसे जैसे दाब आपका बढ़ता है वैसे, ठीक, गैसीय अवस्था के जो, यानी कि जो गैस में मॉलिक्यूल हैं, एक कब हो, जब गैसीय हो, तो मॉलिक्यूल हैं, तो दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है, आयतन में कमी होता है। जब दाब बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा,
घटेगा। किसका आयतन घटेगा? इस अभिकर्मक पदार्थ की, क्योंकि किसके लिए है? गैसीय के लिए है। और जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन घटेगा, तो जो सांद्रता है वो क्या होगी? सांद्रता ये बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी और दर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि गैसीय अभिक्रिया के लिए दाब में वृद्धि के साथ आयतन में कमी होती है। तत्पश्चात अभिकर्मक अणुओं की सांद्रता में वृद्धि होती है, अतः अभिक्रिया के दर में वृद्धि होती है। तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक। गैसीय अभिक्रिया के लिए, गैसीय अभिक्रिया के लिए के लिए के लिए दाब में वृद्धि के साथ, दाब में वृद्धि के साथ आयतन में कमी होती है, तत्पश्चात सांद्रता में, तत्पश्चात अभिकर्मक की सांद्रता में वृद्धि होती है, अतः दर में वृद्धि होती है, ठीक। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपका यही हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक। जब ये गैसियस है या गैस में है, तो इसके जो अणु है ना, ये जो परमाणु हैं, अणुए हैं, ठीक। हालांकि गैस है तो अणु पाए जाते हैं, तो ये क्या दूर दूर रहते हैं। जब दूर दूर रहेंगे तो इनके ऊपर जब आप दबाव बनाएंगे तो ये और पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आ जाएंगे तो यानी कि यही जो अणु थे अब जब दूर थे, ठीक, तो टक्करों की संख्या की जो संभावित संख्या थी कि जो टक्कर होगा वो कम थी, कि भाई अब पूरे बर्तन मान लिए हैं तो दूर दूर फैले हैं तो टक्कर कम होगा। लेकिन जब थोड़ा पास पास हो जाएंगे तो टक्कर अधिक होगा। जब टक्कर अधिक होगा यानी कि भीड़ भाड़ जगह हो जाएगा, तो टक्कर क्या होगा? जब अधिक होगा, टक्कर अधिक होने से इनकी उत्पाद में बदलने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी, तो जो अभिक्रिया की दर है वो बढ़ जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे? और ये दरों के लिए नहीं होता है, यानी ठोस या दरों के लिए, केवल गैस के लिए। अगर ठोस है और इसको आप और दबा देंगे, ठीक, तो और पास पास हो जाएगा, ठीक, और दरा हो तो भी और पास पास हो जाएगा। तो ये किसके लिए देखा जाता है? गैस के लिए देखा जाता है। फिर अब देखते हैं ठोस के लिए अथवा दरों के लिए क्या होता है। फिर आप आगे टॉपिक में देखेंगे, ठीक। तो अगला टॉपिक क्या है? 5वां, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें लिखेंगे आप पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ जितना ही ज्यादा पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि उनका जो एरिया है, अभिकर्मक की जो सरफेस सतह है, इसका सतह जितना ही अधिक बढ़ेगा, ठीक, दर उतना ही अधिक बढ़ेगा। अभिकर्मक का सतह कहने का मतलब, मानिए आपका एक बर्फ का टुकड़ा है, अब इसको आप अच्छे से 3 तरफ से ढक दीजिए, खाली इधर खाली रहे। तो जब बर्फ जो है ये जब दरों में बदलेगा तो खाली इसी रास्ते से बदल सकता है, क्योंकि जो आपका टेम्परेचर है या अदर पार्टिकल है, ठीक, वो खाली यही आके टकराएंगे, इसी पे कोलाइड करेंगे। लेकिन जब यही ओपन हो जाए चारों तरफ से, ठीक, तो कोई भी मतलब इधर से भी आपका ताप ऑब्जर्व करेगा, सूखेगा, या पार्टिकल आके इधर से भी टकराएंगे, ठीक, और इधर से चारों तरफ से टकराएंगे। जब चारों तरफ से टकराएंगे तो इनकी जो बर्फ है, यानी बर्फ का जो पानी में बदलने की प्रक्रिया है, ये थोड़ा बढ़ जाएगी। यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, ठीक, अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। और एक आपका और है, वो भी देख लीजिए, 1 मिनट, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट देख लेते हैं। लास्ट क्या आपका? अभिकारक अणुओं की प्रकृति पर, अभिकारक अणुओं की प्रकृति, ठीक। तो अभिकारक अणुओं की प्रकृति कहने का मतलब यह है कि वह जो अभिकारक हैं, ठीक, ये कौन से अभिक्रिया दे रहे हैं। कौन सी अभिक्रिया कहने का मतलब यह है? प्राथमिक अभिक्रिया दे रहे हैं या प्राथमिक अभिक्रिया है, ठीक।
द्वितीयक है या तृतीयक है या तृतीयक है, ठीक, तृतीयक आदि, यानी इनकी प्रकृति पर। तो जो प्राथमिक अपक्रिया होती है, ठीक, इसकी दर द्वितीयक अपक्रिया की दर से अधिक होती है। यानी आप लिखेंगे प्राथमिक अपक्रिया की दर, प्राथमिक अपक्रिया की दर द्वितीयक अपक्रिया से, द्वितीयक अथवा अन्य अपक्रिया की दर से, द्वितीयक अथवा तृतीयक आदि की दर से अधिक होती है, ठीक, होती है। अर्थात प्राथमिक अपक्रिया की दर द्वितीयक अपक्रिया की दर से अधिक होती है। अब प्राथमिक अपक्रिया क्या होती है तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक। प्राथमिक अपक्रिया आपकी वह अपक्रिया होती है जो एक सिंपल यानी कि सरल पदों में पूर्ण होती है। आप कह सकते हैं इस तरह की जो आपका एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। यानी प्राथमिक अपक्रिया वह अपक्रिया है जो एक स्टेप में या एक सरल स्टेप में, ठीक, पूर्ण हो जाती है या एक पद में पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उसे क्या कहेंगे आप? प्राथमिक अपक्रिया कहेंगे। जैसे आप कहेंगे, लिखेंगे सिंपली, मान लीजिए आपका नाइट्रोजन है, ठीक, क्या है आपका? नाइट्रोजन है, ठीक, या NO है, ठीक, प्लस ऑक्सीजन है, ये बनाता आपको मान लीजिए 2NO2 बैलेंस कर लीजिए। तो देख रहे हैं आप ये सिंगल स्टेप में पूर्ण हो रही है। जबकि आपका CH4 है प्लस आपका ऑक्सीजन है, ये आपका बनाता है, ठीक, CO2 प्लस 2H2O, ठीक। तो आप देखेंगे ये आपका एक स्टेप कहने का मतलब क्या है कि सरल पद क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पर जो आपका NO बांड है, ठीक, NO एक बांड तो पहले बना है और आपका खाली एक ही ऑक्सीजन जुड़ना है यहाँ पर। जबकि यहाँ पे क्या है कि पहले इस कार्बन से जो 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक, ये चारों टूटेंगे। तो इस 4 बांड को टूटने में, ठीक, अब ये 4 जो टूटेंगे फिर आपका ऑक्सीजन आकर के जुटेगा इससे, फिर आपका CO2 बनेगा, फिर H2O बनेगा। तो ये जो आपका है थोड़ा जटिल है क्योंकि इसमें समय अधिक लगेगा। पहले चारों बांड बारी बारी से ब्रेक करेंगे, हो सकता है एक ही बार ब्रेक करें, फिर ऑक्सीजन आके इससे जुटेगा, ठीक। तो ये आपका एक स्टेप यानी एक पद का नहीं है, जबकि ये क्या है? एक पद या एक सरल पद में पूर्ण हो रहा है। तो निवाय अपक्रिया जो एक सरल पद में पूर्ण होती है उसे आप क्या कहते हैं? प्राथमिक अपक्रिया कहते हैं। जबकि वह अपक्रियाएं जो एक सरल स्टेप में या सरल पद में पूर्ण नहीं होती हैं वह जटिल अपक्रियाएं कहलाती हैं। तो द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थी अपक्रियाएं जटिल अपक्रियाएं होती हैं, ठीक। तो आप उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके जो आगे की वीडियोज हैं, ठीक, यानी कि ये आपका जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, फिर आगे आपका टॉपिक यही रहेगा प्राथमिक या द्वितीयक अपक्रियाएं, ठीक। तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। थैंक यू।